If people would not have used gold as an ornament, then it would never become a resource. Hello everyone. Today's topic is natural resources and their use, class 8th, chapter 1 of geography. When does nature become a resource? हमारे पास नेचुरल चीज़ें बहुत सारी हैं, उसमें लिविंग हो सकती हैं, नॉन लिविंग हो सकती हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं वो रिसोर्स कब बनती हैं? रिसोर्स होता क्या है एंड व्हाट आर इट्स कैटेगरीज? दीज आर द टॉपिक्स विच वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. So starting with the first one, we are having nature which includes all the living and non-living things जो कि हमारे environment में हमारे पास exist करती है, but these are not created by humans. बिकॉज नेचर ने जो भी हमें प्रोवाइड किया है वो सारा कुछ क्या हो जाता है, नेचुरल हो जाता है. अब यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें जब ह्यूमन बीइंग्स ने उनको नेचुरल एलिमेंट्स को अपने सर्वाइवल के लिए और गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया, तब जाकर धीरे धीरे हमने उसको जो भी नेचुरल एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद थी उन सबको हमने नेचुरल रिसोर्स बोलना शुरू कर दिया. व्हेन ह्यूमंस, जैसे कि एग्जांपल में, जैसे ह्यूमन जो है जब वो ट्रीज़ को कट करते हैं और जो वुड है उसको कन्वर्ट कर देते हैं फर्नीचर या बिल्डिंग में, तो वो जो पेड़ होते हैं वो हमारे लिए एक रिसोर्स बन जाता है. क्या आपने ये सोचा है कि क्या आप एक रिसोर्स हैं? आप रिसोर्स कैसे बन सकते हैं? सोचना ज़रा इस बारे में. Next we are having not everything in nature automatically becomes a resource. For example, हम अगर किसी भी स्टूडेंट की बात करते हैं, अगर आप ही की बात करते हैं, तो क्या आप एक रिसोर्स हैं? क्या आप एक संसाधन हैं? आप रिसोर्स कब बनेंगे? जो भी इन्वेस्टमेंट आज आपके ऊपर हो रही है, जब इसको आप वेरीफाई करोगे, जब आप इसको वैलिडेट करोगे इन द कमिंग फ्यूचर, जो भी स्टडीज़ आप कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो भी स्किल आपके अंदर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, इफ़ यू विल डेवलप दैट स्किल, देन यू will become a resource because you will be having some kind of quality which will fetch any monetary income to us. So everything जो भी नेचर में हमारे पास है, जैसे कि गोल्ड, अगर गोल्ड है उसको हमने ऑर्नामेंट की तरह यूज़ नहीं किया होता, अगर हमें पता नहीं होता कि उसको औरतें पहन भी सकती हैं, वो इतना सुंदर दिख सकता है, तो शायद जो गोल्ड है वो कभी एक रिसोर्स बनता ही नहीं. फॉर समथिंग टू बी कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स देयर आर मेनली 3 कंडीशंस दैट मस्ट बी वेरीफाइड और जस्ट सेटिस्फाइड. फर्स्ट इज़ टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, कि मतलब अगर वो किसी जगह पे है, कोई भी सामान जो भी हम यूज़ करना चाहते हैं एज अ रिसोर्स, तो वो ऐसी जगह पर उसकी उपलब्धि हो जहाँ से वो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल हो, कि हम टेक्निकल चीज़ें इस्तेमाल करके, इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करके उसको वहाँ से एटलीस्ट एक्सट्रैक्ट कर सकें, उसे निकाल सकें. नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिकली फीजिबल, कि हमारे पास ऐसे टूल्स हों, ऐसी इंडस्ट्रीज़ हों जिसकी मदद से हम उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकें. फिजिबल होता है कि वो हमारी रीच तक होने के साथ साथ हमारी पॉकेट फ्रेंडली भी हो, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी चीज़ की एक्सट्रैक्शन के लिए, जैसे हम कई बार हम मूवीज़ में देखते हैं, अब ये जो KGF बनी है मूवी, इस तरीके की जो मूवीज़ हैं, इनमें हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा बॉन्डेड लेबर का काम करके लोगों से कुछ ना कुछ ऐसा करवाने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के पार्ट पे अगर हम सोचते हैं तो सोसाइटियल नॉर्म्स के खिलाफ है. कल्चरली जो वो चीज़ें हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए या नहीं है. जैसे कि हम पेट्रोलियम की अगर बात कर रहे हैं तो वो डीप अंडर द ओशियन है. वो रिसोर्स कब बनेगा? जब हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से ह्यूमन जो है वो इसे एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे, तब जाकर वो जो पेट्रोलियम होता है वो हमारे लिए यूज़फुल होता है. पेट्रोलियम के बहुत सारे टाइप्स जो है, उसकी जो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, दैट वी आर यूजिंग इन आवर डेली लाइफ्स, लेकिन इसको यूज़ करने के लिए हमारा उसका एक्सट्रैक्शन करना ज़रूरी है. अब आती है बात की नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरीज क्या है. तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो कैटेगराइज हम कर सकते हैं सेवरल वेज में, बट वॉट यू हैव टू स्टडी इज ऑन द बेसिस ऑफ 2 फैक्टर्स. फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ हाउ ह्यूमन्स यूज देम, एंड सेकेंड वाला हम नेक्स्ट उस पे करेंगे. तो ह्यूमन उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बेस पर हमें पता लगता है कि जो भी नेचुरल रिसोर्स है उसे हम कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. अब यहाँ पर जो ह्यूमन उसे कैसे यूज़ करते हैं इसके बेसिस पे हमारे पास 3 है. फर्स्ट इज रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ, कि जो भी रिसोर्सेज आपके लाइफ के लिए एसेंशियल है, आपके सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है, जिसके बिना आप अर्थ पर या जो लाइफ है अर्थ पर वो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इसमें वो वाले रिसोर्सेज आ जाते हैं. जिसमें कि हमारे पास है एयर है, वाटर है, सॉयल है, फूड है, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. ह्यूमंस कैन नॉट क्रिएट दिस रिसोर्सेज, दे डिपेंड डायरेक्टली ऑन नेचर फॉर देम.
हम इसको अपनी मर्जी से क्रिएट नहीं कर सकते। अब आज के टाइम में ना हमने एआई का क्रिएशन ज़रूर कर दिया है, एआई क्रिएट हो गई है, एआई है हमारे पास, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज स्टिल नॉट गोइंग टू just it cannot be told as it is natural इंटेलिजेंस। जो हमारे अंदर जो हमारा इंटेलिजेंस क्वोशिएंट होता है, हम ह्यूमन में जो चीज़ ऑलरेडी नेचर ने क्रिएट की हुई है, दैट कैन नॉट बी डन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, हम बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं, हम उसे एक कोई भी प्रॉम्प्ट देते हैं या उसे कोई भी चीज़ पूछते हैं, वहाँ पर आंसर्स जो हैं वो हर मोबाइल फ़ोन पे अगर हम देखें तो वो अलग अलग आएगा। अलग अलग इसलिए आएगा, या फिर अगर हम अपनी इमोशनल कोई चीज़ उनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं तो दे कैन नॉट आंसर दैट बिकॉज दे आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो हमारी इमोशंस को नहीं समझ सकते एज ह्यूमंस कैन डू, विच हैज़ बीन गिफ्टेड टू अस बाय नेचर। सेकेंड में आ गया रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स। मटेरियल्स मतलब ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं हमें अलग अलग तरीके की ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने में, प्रोडक्ट को क्रिएट करने में, जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि वुड आ गया एग्जाम्पल में, जैसे हम फर्नीचर बनाते हैं। इसके अलावा आ गया आपके पास जैसे मेटल्स हैं, उससे हम मशीन्स और टूल्स बना रहे हैं। मार्बल है, हम सबके घरों में ज़्यादातर ग्रेनाइट, मार्बल ये सब हमने यूज़ किया ही है। उसके बाद प्रेशियस स्टोन्स हैं जिनसे कि हम ज्वेलरी बना रहे हैं। उसके बाद ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये हमें ऐसे आइटम्स को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं जिससे कि ह्यूमन लाइफ जो होती है वो ज़्यादा कंफर्टेबल और प्रोडक्टिव हो सकती है। नेक्स्ट वी आर हैविंग रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। एनर्जी जो है वो एसेंशियल है हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। उसके बाद हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आ जाता है कि एनर्जी रिसोर्सेज जो होते हैं इनमें क्या क्या है एग्जांपल्स, तो वी आर हैविंग कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फ्लोइंग वाटर, विंड, सनलाइट। उसके बाद ये जितने भी सोर्सेज हैं इन सब से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं या कोई ना कोई पावर मशीन्स बना रहे हैं। ये तो हमारी पहली कैटेगरी के 3 सब कैटेगरीज थी। सेकेंड कैटेगरी हमारी आती है ऑन द बेसिस ऑफ वेदर दे कैन बी रेप्लेनिश्ड बाय नेचर। रेप्लेनिश्ड का मीनिंग क्या होता है, दोबारा से किसी चीज को रिक्रिएट करना या रीजनरेट करना। तो यहाँ पे हमने बचपन से पढ़ते आए हैं, बहुत सारे टाइप ऑफ रिसोर्सेज में हमने बहुत बार किया है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल में ये सारी चीज़ें आ गई, सोलार आ गया, विंड आ गया, वाटर रिसोर्सेज आ गए, ये सारे ये सोलार एनर्जी है हमारी, और उसके बाद विंड एनर्जी है, ये आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज में है। नॉन रिन्यूएबल में आपके आ जाएगा कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस। तो यहाँ पर इसका वेरिएशन है। यहाँ पे जो आ गए हमारे नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, इसमें आ गए ये रिसोर्सेज जो होते हैं ये नेचर हमें दोबारा से रीस्टोर करके दे सकती है, रीजनरेट करके दे सकती है ओवर टाइम। इसमें आ गया सोलार, विंड, फ्लोइंग रिवर वाटर है, टिम्बर है फॉरेस्ट से। अगर फॉरेस्ट को हमने रीग्रो करने का मौका दिया तो टिम्बर जो भी है फॉरेस्ट से वो रिक्रिएट हो सकता है। लेकिन इसमें ये चीज़ भी है दैट जैसे कि पेड़ है, वो फॉरेस्ट में हम उसको गिरा दिया, हमने कुछ भी कर दिया, वो डिकम्पोज हुआ, फिर वो सॉइल के अंदर जाकर भी मिक्स हो जाता है और नए प्लांट्स जो है वहाँ पर ग्रो हो जाते हैं। लेकिन दे रिमेन रिन्यूएबल ओनली इफ ह्यूमंस डू नॉट ओवर यूज देम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भले ही हम इन सारे रिसोर्सेज को रिन्यूएबल रिसोर्स मानते हैं कि ये सब कुछ रिन्यू हो सकते हैं, लेकिन अगर ह्यूमन ने इसको बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में यूज़ कर दिया, ओवर यूज़ कर दिया इसका, तो इसकी जो रिन्यूएबिलिटी की जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा रुक जाता है या फिर बहुत ही ज़्यादा डिले हो जाता है, और शायद कई बार वो होगा भी नहीं। अब हम पेड़ों की कटाई करके वहाँ पर जब इंडस्ट्रीज को सेट कर देंगे तो पेड़ कैसे उगेंगे? इफ फॉरेस्ट आर कट फास्टर देन दे रीग्रो देन दे विल इवेंचुअली डिसअपेयर। कि अगर उसकी जो भी उसकी स्पीड है वो अगर हम मैच नहीं कर पाए, फॉरेस्ट को हम जिस तेज़ी से काट रहे हैं अगर वो उस तेज़ी से रीग्रो नहीं हो पा रहा है तो डेफिनेट है कि वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाएगा। ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ है जिसमें कि एक्सेसिव डिफॉरेस्ट्रेशन है या फॉसिल फ्यूल का यूज़ है, वो भी हमारे नेचुरल साइकिल जो भी बना हुआ है उसको डिसरप्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगे हैं। रिवर वाटर जो है वो आपका एक रिन्यूएबल रिसोर्स तब तक रहता है जब तक हमारे पास फॉरेस्ट और ग्लेशियर्स रहते हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जितने भी रिसोर्सेज जिनको हम रिन्यूएबल मान रहे हैं ये रिन्यूएबल तब तक है जब तक हम इसका ओवर यूज़ नहीं कर रहे। फिर आ गए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल में वो सारे आ गए जो बहुत लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम लेते हैं, बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद कहीं जाकर ये फॉर्म होते हैं, और इसी वजह से इनको हम
रिप्लेस नहीं कर सकते, एक बार जब ये यूज़ हो गए तो रिप्लेस नहीं हो पाता है। इसमें आगे हमारा कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, फिर मेटल्स हैं जैसे कि आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है। क्योंकि ये सारे के सारे रिसोर्सेज लिमिटेड है सप्लाई में और हमारे आसपास अवेलेबल भी उसी उसमें है, तो इस कारण से इन रिसोर्सेज को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अब जैसे ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में जो भी कोल के रिजर्व्स हैं हमारे पास, वो लगभग आने वाले 50 सालों तक तो चल सकते हैं अगर हमारे करंट रेट से हम यूज़ कर रहे हैं तो वो सिर्फ 50 साल चलेंगे। उसके बाद फिर हमें सोचना पड़ेगा कि हमें क्या यूज़ करना है। अगला आ गया हमारा इकोसिस्टम और इकोसिस्टम फंक्शंस एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो जो भी प्रोसेस हमारे जो नेचर परफॉर्म करती है जिससे कि हम लाइफ ऑन अर्थ को सपोर्ट करते हैं, वो सारे हमारे इकोसिस्टम फंक्शंस हैं। और इन सारी चीज़ों से जब ह्यूमन बेनिफिट लेते हैं इन नेचुरल प्रोसेस से, उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम की सर्विसेज। जैसे कि ट्रीज जो हैं वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, फॉरेस्ट जो है वो हमारे वाटर को फिल्टर कर रहे हैं, फॉरेस्ट सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर रहे हैं, क्रॉप्स की पॉलिनेशन जो है वो इंसेक्ट्स के द्वारा हो रही है, उसके अलावा जो हैबिटेट है एनिमल्स का वो हमें प्रोवाइड हो रहा है। तो ये सारी जो सर्विसेज हैं ये दिखाती हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो कितना क्लोजली डिपेंडेंट है नेचर के ऊपर। जैसे कि एक मैच्योर ट्री है, वो प्रोड्यूस करता है 275 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर डे, लेकिन एक ह्यूमन को ज़रूरत होती है 350 लीटर्स उसकी डेली हमें ज़रूरत पड़ती है। तो आप देखो कि जितनी हमें ज़रूरत है ना, उससे कम ही प्रोडक्शन एक ट्री कर पड़ा है। और जितनी तेज़ी से हम पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ये समस्या हमें देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में, दैट और शायद हम इसीलिए ज़्यादा बीमार भी पड़ते हैं, बिकॉज पेड़ों को तो हमने रहना नहीं दिया। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होती जा रही है वैसे वैसे पेड़ जो है वो रिड्यूस होते जा रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया रिड्यूस होता जा रहा है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं उन एरिया को ही एलिमिनेट कर दिया है। हर जगह पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं। हम शहरीकरण में ये भूल गए हैं कि वो जो अच्छी हवा और जो मिट्टी होती थी गांव की और फॉरेस्ट एरिया की, वो भी कहीं ना कहीं हमारी खत्म होती चली जा रही है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है अक्रॉस द अर्थ, कि कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर रिसोर्सेज जो हैं वो अबंडेंट में है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा है, और कहीं पर बहुत ही ज़्यादा कम रिसोर्सेज हैं। तो जो भी एस्पेक्ट्स जो अफेक्ट करते हैं हमारे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन को, उसमें हमारे ये 4 एस्पेक्ट्स आ गए। फर्स्ट आ गया हमारा सेटलमेंट पैटर्न। लोग जो है वो उस जगह पर ज़्यादा बसना पसंद करते हैं जहाँ पर रिसोर्स अच्छी होते हैं, रिसोर्स रिच एरियाज़ में। उसके बाद ट्रेड जो है वो हमारा कंट्रीज एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से, तो अगेन जहाँ पर ट्रेड अच्छी हो सके वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो जहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल है वहाँ पर ही इंडस्ट्रीज जो हैं वो डेवलप करती हैं ढंग से। और कॉन्फ्लिक्ट जो है उसमें आगे आपके डिस्प्यूट्स, जो मतभेद हैं, वो जनरली तब अकर होते हैं जब हम जो रिसोर्सेज का जो कंट्रोल है, अब ये जो लड़ाई चल रही है, ये जितने भी देश आपस में लड़ रहे हैं, ये रिसोर्सेज के लिए ही तो लड़ाई हो रही है। हर किसी को तेल को जो है अपने कब्जे में लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि इससे मॉनेटरी बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से अभी कावेरी रिवर का जो वाटर कॉन्फ्लिक्ट है, ये हमने देखा ही है अपने देश में। रिवर को शेयर करने के लिए जो लड़ाइयाँ होती हैं, क्यों होती हैं? क्योंकि हर स्टेट या हर देश चाह रहा है कि भाई उसके वो पावरफुल बने। और पावरफुल कैसे बनेगा? जब उसके पास रिसोर्स तगड़ी होगी, तब उसको पता है कि वो पावरफुल बनेगा, क्योंकि वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। तो क्या नेचुरल रिसोर्स एक कर्स है? क्या वो कोई बोन है या बैन है? नेचुरल रिसोर्स होना क्या हमारे लिए ये एक अभिशाप है? तो अगर हमारे पास नेचुरल रिसोर्स जो है वो अगर अबंडेंट में है, तो हमेशा ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को लीड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं इस सिचुएशन को? इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्स एक जो है वो कर्स है, और वो आपका पैराडॉक्स है प्लेंटी का, कि मतलब अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा है तो ज़रूर है कि ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे कि जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं एज रॉ मटेरियल्स, इंडस्ट्रीज जो हैं वो इनको प्रोसेस करती है, और जो भी इंडस्ट्रीज इनको प्रोसेस करने के लिए, इन रिसोर्सेज को प्रोसेस करने के लिए हमें चाहिए, वो जिस जगह पर डेवलप्ड है, जिस जगह पर डेवलपिंग है, वहाँ तो काम चल रहा है, बट जहाँ पर डेवलप नहीं है वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। जैसे जैसे जो वेल्थ है रिसोर्सेज से, अगर हम देखते हैं कि कहीं कहीं पर वो चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुअरली मैनेज्ड है, वो चीज़ है तो है बट पैसे कमाने का तरीका उनका सही नहीं है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ऐसे केस में आपकी हैम्पर हो सकती है। और उन एरियाज़ में जहाँ पर अच्छे खासे रिसोर्सेज हैं वहाँ भी वो इनकम नहीं ग्रो कर पाएंगे अपनी। इंडिया जो है वो लार्जली इस चीज़ से खुद को प्रोटेक्ट कर पाया है, क्योंकि हमारे पास वो डेवलपिंग इंडस्ट्रीज़ है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को वैल्यूएबल प्रोडक्ट में प्रोसेस करने में कहीं ना कहीं हेल्पफुल है, या
कर पाती हैं। अब आगे आपका रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, कि क्या ज़रूरी है, हमें एफिशिएंटली किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो स्टीवर्डशिप क्या है, ये एक ऐसा आइडिया है जो कि है कि आपको लाइफ अगर सस्टेन करनी है अर्थ पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेचुरल रिसोर्सेज को रिस्पॉन्सिबली, मतलब कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और वाइजली, बहुत सोच समझ के आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़ेगा ताकि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो रीजनरेट हो सके, क्योंकि रिन्यूएबल रिसोर्स आपकी रीजनरेट हो सकती हैं, और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं उनको हम इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि वो रीजनरेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं, तो ये इतना आसान नहीं है कि वो रीजनरेट हो सके। इसके अलावा एनवायरमेंटल डैमेज जितने भी हमारे हो रहे हैं उसको हम कोशिश करें कि हम मिनिमाइज़ कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, ताकि हम बहुत ज़्यादा जो है प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे इस डिपेंडेंसी अपनी बढ़ा के ज़्यादा हम यूज़ ना करें उन चीज़ों का जिससे कि पोल्यूशन हो रही है। ये सारी हमारी वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि इर्रेस्पॉन्सिबल यूज़ से होती है। पोल्यूशन है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस है, क्लाइमेट में बहुत सारे चेंजेस हैं। बताओ अप्रैल के मंथ में इस तरीके की सर्दी पड़ रही है कि अगर सुबह बाहर निकलना है तो आपको जैकेट पहननी पड़ रही है। तो अप्रैल के मंथ में स्टिल आई रिमेंबर कि व्हेन वी वर अ किड, तो हमें तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी, इतनी गर्मी होती थी इस टाइम पर कि हमें ऐसा लगता था कि जून से ज़्यादा गर्मी तो अप्रैल में ही होती थी। और अभी अगर बाहर निकल जाओ तो ऐसा लग रहा है कि सर्दी कहाँ से आ गई। ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो है ग्राउंड वाटर का, जैसे पंजाब के केस में हम देख रहे हैं कि पंजाब वन ऑफ द टाइम इट प्लेड अ मेजर रोल इन इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन। जो हमें पता है कि स्पेशली जो क्वांटिटी जो वीट और राइस की जो हमें बढ़ानी थी ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू, उसमें पंजाब में एक बहुत इक्वल रोल प्ले किया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हमेशा पंजाब ने मदद ही की है हमारे देश की, भारत की। लेकिन जो मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो यहाँ पर प्रैक्टिस की गई थी उसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो है वो काफ़ी हद तक डिप्लीट हो गया, जिसके कारण हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। जो HYV सीड्स यूज़ किए गए हैं उनको पानी ज़्यादा चाहिए होता है, ये उसका मेजर रीज़न था। फार्मर्स जो है उन्होंने बहुत सारा जो ग्राउंड वाटर है वो इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया। फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी वजह से एक्सेसिव पंपिंग हुई पानी की, और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनको ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। तो इन सारे रीजंस की वजह से जो ग्राउंड वाटर है हमारा वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पल्यूट हो गया है। इसका रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट ये है कि अगर ग्राउंड वाटर हमारा डिप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, जो वाटर लेवल है वो लगभग, अगर हम बोले तो बहुत सारे रीजन्स के लगभग 30 मीटर्स नीचे जा चुके हैं। इतना ज़्यादा डेप्थ में वो चला गया है। लगभग जो 80% पंजाब का एरिया है वो अब क्लासीफाई किया जाता है कि वो ओवर एक्सप्लॉइट हो चुका है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा चुका है उसको। तो ये शो करता है पंजाब का केस दैट शॉर्ट टर्म गेन, मतलब कुछ टाइम के गेन के लिए लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स वहाँ पर ज़रूर क्रिएट हो सकती हैं। सस्टेनेबल सोल्यूशंस क्या हैं, तो बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिससे कि हम नेचुरल बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं और सस्टेनेबल रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, वाटर की कंजर्वेशन कैसे होगी, पानी की बचत कैसे होगी, कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्ट किया जाए, रीजेनरेशन किया जाए पॉन्ड्स का, मतलब पॉन्ड्स को वापस से रीजनरेट करें, हम रीयूज करें पानी का, बार बार इस्तेमाल करें। जो भी हमारे घरों का पानी जा रहा है, जो भी हमने बर्तन को वॉश करने के लिए किया है, फिर वो जाकर हमारे पार्क्स में चला जाए, जहाँ पर जो हरियाली है हमारी वो भी मेंटेन रहे और पानी का दोबारा इस्तेमाल ना करना पड़े। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अगर हम कर रहे हैं तो इसमें हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, क्रॉप की रोटेशन करके फार्मिंग करें, एक ही फील्ड पे हम अलग अलग क्रॉप्स को उगाएं ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द ईयर। मल्टीपल क्रॉपिंग हम करें, नेचुरल फर्टिलाइजर्स को हम यूज़ करें जैसे कि गाय का गोबर। इसके बाद जो सक्सेसफुल एग्जाम्पल है वो हमारे पास एक सिक्किम का आता है, जो कि माना जाता है वर्ल्ड का फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट इन 2016। तो इसने सिक्किम ने अपने इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को इम्प्रूव किया है और फार्मर्स की इनकम को भी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक इम्प्रोवाइज किया है। रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर हमारे पास जो भी एनर्जी होगी वो रिन्यू कराई जा सकती है, तो यहाँ पर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो फॉसिल फ्यूल पे काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी, जो कि काफ़ी मददगार हो सकती है। कंट्रीज़ जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, जैसे कि सोलर पावर, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंडिया ने भी बहुत बड़े बड़े सोलर पार्क्स जो हैं, जैसे कि राजस्थान में इसने बिल्डअप किया है, वो जनरेट किया है ताकि यहाँ पर क्लीन तरीके से हम उस चीज़ को मेंटेन कर सकें। फिर हमारे पास इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये क्या है, इंडिया और फ्रांस ने लॉन्च किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन 2015, जिसका मेन गोल क्या है कि सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जाए उन देशों में जहां पर अबंडेंट सनलाइट है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा सनलाइट है, और अपनी टेक्नोलॉजी को वो शेयर करें, जो भी एक्सपर्टीज़ हो उनकी उसको शेयर करें, प्लस
फाइनेंस प्रोवाइड करे सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए। इस इनिशिएटिव से क्या हुआ है, कंट्रीज को हेल्प मिली है टू ट्रांसफर फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स टू क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। फिर ह्यूमंस एज स्टीवर्ड्स ऑफ नेचर, कि ह्यूमन जो है उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी नेचर के प्रति, कि अगर नेचर को तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम्हारा विध्वंस तो बिल्कुल निश्चित है। तो कैसे होगा, रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड इन वेज दैट एंश्योर दैट दे आर रीस्टोर्ड ऑफ डैमेज इकोसिस्टम्स, कि हम उसको रिस्टोर कर सके, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को रीजनरेट कर सके, बहुत ज़्यादा सोच समझ के हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सके, प्लस फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज का अमंग पीपल, की हर तरीके से हमारे सारे लोगों के पास जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हो। और ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा लोक संग्रह में, वो मेंशन्ड है भागवत गीता में, जो एम्फसाइज करता है दैट वी शुड एक्ट एंड वी शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, वी शुड नॉट फोकस ऑन वन सेल्फ, एंड द वर्ल्ड शुड प्रोटेक्ट everything for the future generation. Why? Because we have not inherited whatever we got as a resource from our ancestors, but we have borrowed it from our coming future generations. Thank you for today. You can download the PDF of these notes from the description box. Thank you.